हैंड या हाथ की जो इंजरीज हैं वो ना केवल उस व्यक्ति के लिए परेशान कारक हो सकती है परंतु उसके परिवार के लिए। जी। सालाना कम से कम 10 लाख से ज़्यादा लोग, खास तौर पे आईटी सेक्टर में काम करने वाले या फिर जैसे कोई कामकाज हो जहाँ पे हाथ को सामने रख के काम कर, प्रोडक्शन लाइन में काम करने वाले लोग हो, ये लोग अपना कामकाज या तो छोड़ देते हैं या तो गंवा बैठते हैं, क्योंकि हाथों में जो परेशानी, जो तकलीफ नसों की तनाव और दबाव की वजह से होती है, वो इतनी परेशान करने वाली बात होती है, काम ही नहीं करता। केवल आईटी सेक्टर नहीं, आज की तारीख में हम बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखते हैं, जबकि उनका पोस्चर ठीक ना हो, गृहिणी हो, कोई भी आम आदमी हो, या तो आपके आईटी सेक्टर वाले लोग हो, मोबाइल का जो हमारे ज़िंदगी में इतना असर हो गया, हम इतना इसका इस्तेमाल करते हैं कि इसकी वजह से भी हमें परेशानी, कि गलत तरीके का ग्लव पहनना, साइज़ ठीक नहीं होना, अगर आप लंबी बाही वाली अगर कोई शर्ट या कमीज़ पहनते हो और आप मूविंग पार्ट्स के आसपास काम कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा या बड़ा कारण आपकी हैंड को, जो हाथों को जो इंजरी होती है, वो आपकी स्लीव फंस जाती है और वो खींची जाती है, जिसके साथ हाथ भी मशीन में खींचा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि हैंड दैट सर्व्स इज नोबलर देन लिप्स दैट प्रेज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ये हाथों के लिए आपने खास तौर से सावधानी नहीं बरती और उनका ध्यान नहीं रखा तो जिंदगी भर सेवा करने वाले हाथ बेकाम हो जा सकते हैं। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है प्रसिद्ध हैंड सर्जन डॉक्टर अभिजीत वाहेगांवकर। अभिजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे दर्शकों को भी प्रणाम करना चाहता हूँ और आपको, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अभिजीत 30 देशों में हाथ की सर्जरी सिखाने के लिए जाते हैं, जिसे शल्य चिकित्सा कहते हैं हम, उसे सिखाने के लिए जाते हैं। और 4 देशों में बड़ी बड़ी हैंड सर्जरीज इन्होंने अभी तक की है और कई सारे लोगों के हाथों की जो समस्या है उसको बचाने का काम किया है, उनको ठीक किया है। अभिजीत सर, मैं देखती हूँ कि अमूमन हम जब कोई भी हड्डियों की समस्या होती है तो हम घुटने के बारे में जानते हैं या और कई सारी है, स्पाइन के बारे में भी बात होती है, लेकिन हाथ के बारे में कोई बात नहीं करता। आपसे बातचीत में पता चला कि ये कितनी गंभीर समस्या है और कितने लोग अपनी जिंदगी भर काम करने की क्षमता भी इससे गवा चुके हैं। क्या है वो स्टैटिस्टिक्स, क्या है वो आंकड़े जो आप बताना चाहते हो और इसकी तरफ ध्यान लोगों का बटोरना चाहते हो? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने एक बहुत ही ज़रूरतमंद ऐसे विषय के बारे में ये पहल आपने शुरू की है और आज इस माध्यम के द्वारा हम कुछ काफ़ी दिलचस्प ऐसी बातें आपसे साझा करना चाहते हैं। हैंड या हाथ की जो इंजरीज़ हैं वो ना केवल उस व्यक्ति के लिए परेशान कारक हो सकती है परंतु उसके परिवार के लिए। जी। आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, किसी परिवार का सदस्य जो कमाने वाला सदस्य हो और उसके सारा परिवार उस पे जब निर्भर होता है, अगर उसको हाथ की कोई भी समस्या हो, भले कोई चोट आई हो, कोई पैरालिसिस हो, जैसे लकवा मार जाता है, या तो संधिवात गठिया हो, आमवात जिसे कहते हैं, अगर ऐसी कोई समस्या हो जिससे हाथ का कामकाज करने में अगर कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आती है, तो वो इंसान फिर उस प्रकार से काम नहीं कर पाता जिससे वो अपने परिवार को सपोर्ट कर पाए। जी। और ये स्टैटिस्टिक्स और ये आंकड़े जो हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। 4 में से 1 व्यक्ति जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है उसको हैंड की इंजरी होती है। सालाना कम से कम 10 लाख से ज़्यादा लोग, ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर में काम करने वाले या फिर जैसे कोई कामकाज हो जहाँ पे हाथ को सामने रख के काम कर, प्रोडक्शन लाइन में काम करने वाले लोग हो, ये लोग अपना कामकाज या तो छोड़ देते हैं या तो गंवा बैठते हैं, क्योंकि हाथों में जो परेशानी, जो तकलीफ नसों की
तनाव और दबाव की वजह से होती है, वो इतनी परेशान करने वाली बात होती है, काम ही नहीं कर पाते। उतना ही नहीं, अगर कोई बच्चा अगर पैदाइशी हाथों की कोई उसको परेशानी हो, जैसे अंगूठाई ना हो, उंगलियां जुड़ी हो, तो ये बच्चे भी बड़े होकर उस प्रकार से कामकाज नहीं कर पाते जैसे कि कोई उसी तरह का बच्चा स्कूल में जो जाता हो या बड़ा होके कोई किसी कामकाज में जुट जाता हो। हाँ, हम अडेप्ट कर जाते हैं, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, तो एक हाथ से भी हम काम कर पाते हैं, लेकिन उसी प्रकार से नहीं, उसी लेवल पे नहीं जो इंजरी के पहले या किसी दिक्कत से पहले होती थी। और इसकी वजह से ये भी स्टैटिस्टिक्स है कि हैंड इंजरीज की वजह से तकरीबन 10,000 घंटे सालाना लोड जो है वो कंपनीज पे आता है, एक इंजरी के साथ साथ किसी एक व्यक्ति को अगर इंजरी हो। और इसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसका मतलब ना केवल उस परिवार पे जिसमें वो व्यक्ति हो, परंतु समाज में भी इसका परिणाम जो है वो होता है। तो एक काफ़ी गंभीर समस्या है। सतह पे आपको शायद इतना नहीं पता नजर नहीं आएगा, चलेगा जी। सतह पे लगता है अरे ये तो सिर्फ एक फ्रैक्चर है, अरे ये तो किसी गन्ने की मशीन में कोई हाथ क्रश हो गया है, लेकिन उसके उपरांत जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ये काफ़ी गंभीर, काफ़ी परेशान कारक और काफ़ी चौंकाने वाले होते हैं। एक और बात है कि किसी हादसे में इस तरह की घटना होना और किसी हादसे में उंगली गंवाना या हाथ गंवाना, ये बात एक है और जीवन शैली के चलते जो समस्या हम खुद से एक तरह से इनवाइट कर लेते हैं, तो आईटी सेक्टर में खास तौर से, या फोन का ज़्यादातर इस्तेमाल हो, या जो जिनको टाइपिंग बहुत रोज करनी पड़ती हो, इसमें से क्या क्या वजह देखते हैं आप कि जिसके चलते हाथ में समस्याएं आना शुरू हो जाता है, और किस तरह से ध्यान देना है उस पर हम बाद में बात करेंगे जी। तो ये भी काफ़ी एक दिलचस्प सवाल है, एक काफ़ी दिलचस्प विषय है। आज की तारीख में हैंड इंजरीज हम ऐसे कहेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है वो मशीनरी और प्रोडक्शन लाइन वाले एम्प्लॉयज़ में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इंजरी होती है वो जब आपका ध्यान कम हो जाता है, लंबे स्लीव जैसे पहनना, या तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसको फॉलो नहीं करना। तो ये हम अलग विषय, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और जो दूसरा जो इंजरी का जो माहौल या जो सेटअप होता है वो आज के तौर पे आईटी सेक्टर जो है, केवल आईटी सेक्टर नहीं, आज की तारीख में हम बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखते हैं जबकि उनका पोस्चर ठीक ना हो, गृहिणी हो, कोई भी आम आदमी हो, या तो आपके आईटी सेक्टर वाले लोग हो, मोबाइल का जो हमारे ज़िंदगी में इतना असर हो गया, हम इतना इसका इस्तेमाल करते हैं कि इसकी वजह से भी हमें परेशानी होती है। और वो क्यों? एक साधारण सी बात है, हम जब टाइपिंग करते हैं तो जिस गति से हम टाइपिंग करते हैं, एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक ऐसे पाया गया है कि तकरीबन 4 मील का अंतर जो हम चलते हैं उसी प्रकार से हम उंगलियों को दौड़ा रहे हैं 4 मील का अंतर एक पूरे दिन में। और जो हम काम कर रहे हैं वो शरीर से दूर इस सेक्टर में कर रहे हैं। मोबाइल का इस्तेमाल हो या तो कंप्यूटर का हो, गृहिणी रोटियां बेल रही हो, सब्जियां काट रही हो, पतीला उठा रही हो, बच्चे जो है कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, तो इस स्थिति में जब आप काफ़ी समय तक काम करते रहते हो तो हमारी नसें जो हमारे मज्जादंड से बाहर निकलकर गर्दन से आके हाथों को सप्लाई करती हैं, वो नसें पहली पसली और ये कॉलर बोन हम जिसे कहते हैं उसके बीच एक छोटी सी जगह में से हाथ की तरफ बढ़ती हैं, और इस जगह में उस पर तनाव और दबाव ये दोनों आ जाते हैं, और इसकी वजह से हाथों में दर्द होना, हाथों में भारीपन का महसूस होना, झंझनाहट होना, और वो इतना बढ़ता जाता है कि लोगों को फिर जैसे आपके जबड़े में, गर्दन में, सर में, छाती में, कंधे में, सारी तरफ ये दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसकी दुख की बात ऐसी है, 97% लोग जिनको ये परेशानी होती है, उन लोगों में सारी की सारी जो आप इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट करवाते हो ये नॉर्मल आ जाते हैं। या तो लोग ये सोचते हैं कि भैया गूगल मेरे पास है, मैं गूगल पे थोड़े से सिम्टम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करूं और मैं अपना इलाज खुद करूं। तो
सही वक्त पर स्पेशलिस्ट के पास भी पहुंचना ये बहुत ज़रूरी बात होती है। तो इसमें ये जो दिक्कतें आती हैं कि वैसे तो आदमी स्वस्थ है, वैसे तो वो व्यक्ति स्वस्थ है और बाहर से ये पता नहीं चलता है कि उस व्यक्ति को इतनी समस्या हो रही है और ये समस्या इतनी कठिन और जटिल हो जाती है कि लोग अपना कामकाज या तो गंवा बैठते हैं या तो छोड़ देते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी आ जाता है कि वो दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो मैं इस माध्यम से लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई भी ऐसी समस्या हो तो मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि आप एक हैंड स्पेशलिस्ट से आप परामर्श करें, उनसे मिलें और आपकी समस्या के बारे में जानकारी हासिल करके अपना सही तरीके से इलाज करें। और इसका इलाज जो है वो भी बहुत सरल है। इसमें मात्र आपको आपका पोस्चर ठीक करना होता है, फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है और कुछ दवाइयों का सेवन अगर आप करते हैं तो आपको राहत मिल जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती हो। और जो भी आपका सही इलाज है, ये स्पेशलिस्ट हैंड सर्जन जो होते हैं या हाथ के जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपसे परामर्श करके आपको गाइडेंस करेंगे। एक और बात है कि अमूमन जैसे आपने कहा छोटी छोटी बात होती है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हैंड आपने जिक्र किया कि स्लीव्स कितने होने चाहिए, उसका क्या है अब? जी, तो इसमें भी कुछ ऐसी स्टेटिस्टिक्स हैं, आंकड़े हैं कि गलत तरीके का ग्लव पहनना, साइज ठीक नहीं होना, अगर आप लंबी बाही वाली अगर कोई शर्ट या कमीज पहनते हो और आप मूविंग पार्ट्स के आसपास काम कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा या बड़ा कारण आपकी हैंड को जो हाथों को जो इंजरी होती है वो आपकी स्लीव फंस जाती है और वो खींची जाती है, जिसके साथ हाथ भी मशीन में खींचा जाता है। और ये बहुत ही जटिल और बहुत ही भयंकर स्वरूप के हम इंजरीज देखते हैं, जहाँ पे उंगली से लेकर पूरा का पूरा हाथ भी हमने कटा हुआ देखा हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम हर हाथ को बचा पाएँ या उसको फिर से जोड़ पाएँ। तो फिर से मैं इस माध्यम से लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि आप इंजरी प्रिवेंशन की ओर ध्यान दें, आप सेफ्टी प्रिकॉशंस का आप अनुकरण करें और बार बार जो है आप सेफ्टी ट्रेनिंग लेते रहें। कौन सी तरह की इंजरीज होती है हाथ की जो आपको ज़्यादा दिखाई देती है और आरएसआई क्या है? तो आरएसआई की जो आपने बात की इसको हम रेपेरेटिव स्ट्रेस इंजरी कहते हैं। जो मैंने पहले जो बात की थी, जैसे कंप्यूटर पे आप बात कर रहे हैं, किसी को बार बार जैसे ये वाली मूवमेंट हथौड़ी चलानी हो, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई गृहिणी है जो रोटियां बेलने का काम कर रही है, ब्यूटिशियंस जो होते हैं जो फेशियल मसाज वगैरह करते हैं, या कोई नाई है जिसको हाथ को सामने रख के काम करना पड़ता है, डॉक्टर्स होते हैं जो हाथ को सामने रख के आप ऑपरेशन कर रहे हो। तो इस स्थिति में लगातार जब आप काम करते रहते हो जहाँ पे हाथों को सपोर्ट ना हो, और ऐसी स्थिति में आपको फिर जो दर्द का जो एहसास होता है वो नसों की वजह से हो सकता है, मांसपेशी पे या आपके लिगामेंट्स जो होते हैं उस पे स्ट्रेन आने की वजह से होता है। आप एक ही जगह जगह अगर बैठ के काम कर रहे हो जहाँ पे आपको किसी व्यायाम का अगर आपको दिनचर्या में उसका आपको उसकी आदत ना हो, ऐसी स्थिति में कैल्शियम भी कम हो जाता है। तो जैसे आप आग में तेल डाल रहे हो। अब इसके विपरीत ये तो आरएसआई है जहाँ पे कुछ कटा टूटा नहीं है। जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स देखते हैं जिसमें हाथों को क्षति पहुंचती है, ये एक सिंपल जैसे कि स्प्रेन हुआ हो, हथौड़ी लग के नाखून को अगर आपको कोई क्षति पहुंचती हो, या तो कोई फ्रैक्चर हो जाता है, या तो कोई कट जाता है, और ये कटना जो है वो सिर्फ चमड़ी से लेकर पूरी की पूरी उंगली आपके धड़ से अलग हो जाना, और वो किसी भी लेवल पे उंगली या तो कलाई या तो हाथ, कोहनी, कांधों तक जो है वो पूरा का पूरा जो हाथ या आपकी उंगलियां जो है ये धड़ से अलग हो जाती हैं, जिसको हम एम्प्यूटेशन इंजरी कहते हैं। ये भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि क्लीन कट इंजरी जैसे चाकू से हो गई हो, या तो मशीन में हाथ चला जाता है जिसमें पूरा का पूरा क्रश या पूरा का पूरा चूरा हो जाता है। तो ये अनेक प्रकार की इंजरीज होती हैं, और ऐसी स्थिति में फिर से आपसे आह्वान अनुरोध है कि आप तुरंत जो भी आपके नज़दीक
हॉस्पिटल अस्पताल हो जहाँ पे हैंड सर्जरी सर्विसेज हो, आप वहाँ पे पहुँचें और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप इसका इलाज करवाएं। और ये डॉक्टर ही होंगे जो आपको बता पाएंगे कि आपकी उंगली, आपका हाथ ये जोड़ने योग्य है या नहीं, और उसका आगे चल के क्या इलाज करना होगा। एक और बात ये हो जाती है कि जो लोग अब हाथ का इस्तेमाल तो ड्राइविंग में होता है, आपने जो कई सारे काम गिनाए, ये है हाथ के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए? क्योंकि जिसको कोई व्यक्ति हो जो घर में हो और ज्यादा काम नहीं कर रहा हो तो ठीक है, लेकिन जिसे कंप्यूटर पे दिन भर काम करना हो, आईटी सेक्टर खास तौर से युवा वर्ग हमारा है और एक बहुत लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उन्होंने सावधानी कैसी बरतनी चाहिए कि हाँ उनके अपने उनके साथ में इस तरह की चीजें ना हो, और प्रिवेंशन कैसे? जी, आपने बहुत बड़ी बात कही प्रतिभा जी, कि हाथ के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये वाक्य है कि मस्तिष्क के बाद अगर इंसान के शरीर में अगर कुछ अहमियत का अवयव है तो वो हाथ है। और हाथों की अहमियत इतनी होती है कि जो हम कल्पना करते हैं वो हम हाथों से साकार कर सकते हैं। अंधा हाथों से पढ़ पाता है, गूंगा हाथों से बोल पाता है। कोई भी कलाकृति हो, कोई भी शिल्प हो, शिल्पकार बड़े बड़े और बहुत ही अच्छे शिल्प जो है अपने हाथों से बनाते हैं। मैं आप लोगों से एक बहुत ही मज़ेदार एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आप अपने अंगूठे यूं हाथों में बांध कर या तो अपने बटन लगाने का प्रयास करें या तो जूते की लेस बांधने का प्रयास करें, और फिर देखें ये कितना मुश्किल होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि हाथों में अगर कोई भी क्षति हो, भले दर्द हो, जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे। अब हम देखते हैं जैसे स्त्रियों में, गृहिणियों में उम्र के चलते अंगूठे का गठिया हो जाता है और वो किसी चीज़ का ढक्कन भी नहीं खोल पाती हैं, या तो चाकू पकड़ के सब्जियां नहीं चीर पाती हैं। वैसे ही जो यंग लोग हैं, जो हमारी जो ज़्यादातर वर्कफोर्स आईटी में जो काम करते हैं, उन लोगों में हम देखते हैं कि ये कामकाज करने की वजह से हाथों में जब दर्द होना शुरू होता है, वो दर्द फिर एक समय के बाद इतना हावी हो जाता है हम लोगों पर कि हम ढंग से किसी चीज़ पे ध्यान दे के काम नहीं कर पाते हैं। और जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो हमारे हाथों में भी लागू पड़ता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि जैसे आप बैठते हो कंप्यूटर पे, ये ध्यान रखें कि आप सीधे बैठे हो, आपके घुटने, आपकी एड़ियाँ और आपकी जो हिप जॉइंट्स है वो 90 डिग्रीज में हो, आपकी बैक या तो पीठ को सपोर्ट हो। जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हो तो आपकी पूरी बाजू को सपोर्ट हो, आपके कंधे ना यूं ऊपर की तरफ उठे हुए हो ना ही नीचे हो, आप गर्दन ठीक समय ठीक ठीक लेवल पे रखें, आपका मॉनिटर आंखों के लेवल पे हो, आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, लेटे हुए हो, आप ऐसे देख रहे हो, तो पूरा का पूरा जो स्ट्रेन है वो हाथों पे आता है। तो छोटी छोटी ये जो बातें हैं इसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं। अगर आप ध्यान देकर अगर आप काम करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको इससे राहत या इस चीज़ को अवॉइड करने की संभावना है। ना केवल उतना, मैं कई बार लोगों से कहता हूँ 1-1.5 घंटे के बाद स्क्रीन लॉक लगा दीजिएगा और उठ के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिएगा, जहाँ पे आप अपने हाथों को तान रहे हो, शोल्डर श्रग्स कीजिएगा, रोलिंग कीजिएगा, गर्दन की एक्सरसाइज, ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। उसको हमने अपनी ज़िंदगी में उतारना है और उसका अनुकरण करना है। होता है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा है, जानकारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अपने जो काम की व्यस्तता में हम अपना ही ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो फिर से मेरा अनुरोध है, आह्वान है सारे दर्शकों का कि थोड़ा सा ध्यान अपनी ओर दें, अपने हाथों का ख्याल रखें, जिसकी वजह से आप सारा का सारा काम काज कर पा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कई सारे कॉम्प्लेक्स हाथ के ऑपरेशंस किए हैं कई लोगों के। छोटे बच्चे जब आते हैं तो उनके लिए रिकंस्ट्रक्ट करना जैसे जो सर्जरीज है वो। दूसरा, आजकल बच्चे फोन पर इतने लगे रहते हैं बहुत छोटी उम्र से, उसके चलते भी उनको हानि पहुंचती होगी, क्या कहेंगे आप? जी, तो बच्चों में या बड़ों में हाथ की समस्याएं ये काफ़ी अलग स्वरूप की होती हैं। मैं शायद इस वक्त एक थोड़ा सा आपका अगर मुझे
आपकी अनुमति हो जी तो बिल्कुल। मैं हैंड सर्जरी क्या होती है और हैंड वो समझाइए सर्जन जी। क्या होता है, जी। ये मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। हम्म। तो हैंड सर्जरी जो है ये मेडिकल फील्ड की वो शाखा है जहाँ पे डॉक्टर अपने टीम के साथ, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑर्थोटिक यानी जो अलग-अलग प्रकार के पट्टे या कृत्रिम हाथ का हम्म। क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल। वो जी। बिठाते हैं आपके साथ, फिजियोथेरेपिस्ट और अपनी टीम होती है। ये सारे जो लोग हैं पेशेंट के लिए या व्यक्ति के लिए हाथ के किसी भी समस्या का इलाज करने के लिए ट्रेंड होते हैं, तत्पर होते हैं। अब ये प्रॉब्लम भले चमड़ी की हो, हड्डियों की हो, मांसपेशी की हो, स्नायु की हो, नसों की हो, रक्तवाहिनी की हो। हम्म। ये प्रॉब्लम भले पैदाइशी तौर पे या शुरुआत से बच्चों में हो, या तो फिर आपके यंग लोगों में हो, या तो फिर वृद्धापकाल में होने वाली समस्या हो। ये समस्या आपको एक्सीडेंट की वजह से हो, पैदाइशी हो, या तो स्पोर्ट्स इंजरीज जैसे होती है। हम्म। आज हम लोग जानते हैं कि इन स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उसमें घुटनों के या तो हिप की इंजरीज हो जाती हैं, कंधे की होती है। इसी प्रकार से एल्बो की, अंगूठे की, कलाई की और उंगलियों की भी जो है स्पोर्ट्स इंजरीज का इलाज हम लोग करते हैं। या तो उम्र के लिहाज से गठिया होना। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं सिर्फ इंजरीज नहीं है, इसमें स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, इसमें पैदाइशी प्रॉब्लम्स हैं, गठिया है, आमवात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, साथ साथ आपको नसों की जब क्षति पहुंचती है, रक्तवाहिनियों की अगर आपको कोई क्षति पहुंची हो या इंजरी हो, या तो फिर जब लकवा मार जाता है उसमें हाथ पैरालाइज हो जाता है, उसका भी हम इलाज कर पाते हैं। बच्चों को जो सेरेब्रल पॉलिसी होती है इसमें कई बार पूरा का पूरा ध्यान पैरों पे केंद्रित होता है और हाथों का इलाज ही नहीं होता है। तो इसका भी इलाज जो है ये हैंड सर्जरी इस शाखा में किया जाता है। अब हैंड सर्जन जो है वो जो है ये वो व्यक्ति है जिसने या तो ऑर्थोपेडिक या तो प्लास्टिक सर्जरी का बेसिक ट्रेनिंग लिया हो, और उसके बाद जो फेलोशिप या स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होती है जिसमें माइक्रो सर्जरी यानी दूर सूक्ष्मदर्शिका जो हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, उसमें से हम छोटी छोटी नसों का या तो रक्तवाहिनियों का जो जोड़ने का काम करते हैं। फिर उसके बाद कुछ प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे ज़ख्म हो वहाँ पे फ्लैप कवरेज यानी कहीं और से आप चमड़ी या तो फ्लैप हम निकाल के लगाते हैं। तो ये सारा जो है ये हैंड सर्जरी का क्षेत्र माना जाता है, और ये हैंड सर्जन इस प्रकार की स्पेशल या विशेष ट्रेनिंग लेकर सिर्फ उसी प्रकार का काम करते हैं। अब फिर से तू प्रश्न का चल रहा था। हाँ, मैंने ये सवाल आपसे पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा मतलब जब बच्चों पे हो, एक तो रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी की कई उंगली है ही नहीं और उसको लगा देना या उसको फिर से ये करना, नंबर एक। दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे अमूमन मोबाइल पर हम देख रहे हैं उसके चलते उनको आगे चल के बहुत समस्याएं आ सकती है। अभी हम शायद समझते नहीं है अभिभावक कि बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया, लेकिन उसके चलते उनके आगे चल के क्या समस्याएं हो सकती है, उनको क्या आप बताएंगे? हाँ जी, तो सबसे पहले तो हम बच्चों की जो पैदाइशी हाथों की जो समस्याएं होती है जिसको हम कंजेनाइटल डिफरेंसेस ऑफ हैंड कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें दो प्रकार की हम सबसे ज़्यादा परेशानियां देखते हैं। एक तो ये कंजेनाइटल डिफरेंसेस जैसे कि उंगली जुड़ी हुई हो, उंगली ना होना, अंगूठा ना होना, या तो छोटा या तो बौना होना, या तो आपके हाथ में या फोराम में जैसे एक टेढ़ापन हो जाना, उंगलियों का टेढ़ा होना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसको हम कंजेनाइटल डिफरेंसेस ऑफ द हैंड कहते हैं। दूसरी समस्या जो बच्चों में हम देखते हैं उसको हम बर्थ पॉलिसी कहते हैं। डिलीवरी के दरमियान बच्चे की और माँ की जान बचाने के लिए, या तो फिर जब डिलीवरी नॉर्मल ना हो, जहाँ पे हमें बच्चे को डिलीवरी करते वक्त नसों को जो क्षति पहुँचती है उससे हाथ जो है वो वीकनेस आ जाता है। और इस माध्यम के द्वारा मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी गलत फहमी का शिकार ना बने,
क्योंकि बच्चों में ये जब क्षति पहुंचती है तो पहले डायग्नोसिस इसका निदान होता ही नहीं है। कई बार बच्चे अपना थोड़ी सी उंगलियां चलाते हैं तो हमें लगता है कि रिकवरी हो गई है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध और आह्वान ये करना चाहता हूं कि आप स्पेशलिस्ट से परामर्श करके उन्हीं से सलाह लें कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। 90% बच्चे जिनको इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है वो बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाते हैं, फिजियोथेरेपी और वर्जिश करा के। लेकिन 10% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको वक्त पे अगर सर्जरी ना हो, और मैं जब वक्त पे सर्जरी की बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन 4 से 5-6 महीने के अंदर ही हम करते हैं, जिसमें हम नसों की सर्जरी करवाते हैं और जिससे फिर रिकवरी होने की संभावना काफ़ी अच्छी होती है। तो आप डॉक्टर की परामर्श और सलाह से ही निर्णय लें कि आपके बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। तो ये 2 समस्याएं होती हैं। इसमें फिर बच्चों में जो कंजेनाइटल डिफरेंसेस या पैदाइशी जो हाथों की जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि अंगूठे का ना होना, ऐसी स्थिति में हम पहली उंगली का अंगूठा बनाते हैं जिसे हम पॉलीसाइजेशन कहते हैं। अब ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हाथ का कामकाज जो है उसमें 50% जो योगदान जो है वो अंगूठे का होता है। हम सारी योनियों में सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि हम अंगूठे का जो इस्तेमाल जो उंगलियों के सामने कर पाते हैं, 2 जोड़ों की वजह से, 2 चीज़ों की वजह से हम सबसे ऊपर है। अंगूठा और ये वाला जोड़ जिसको हम रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं, जिसमें हम अपने हाथ को यूं घुमा सकते हैं और अंगूठा जो हम उंगलियों के सामने लाके महीन से महीन और ताकतवर काम कर पाते हैं। ये कोई भी प्राणी मात्रा जो है ये वाली मूवमेंट नहीं कर पाती है। तो ये बड़ा दिलचस्प और रोचक ये चीज़ है कि जिसमें हम हाथों से जो चाहे वो कर पाते हैं। अब अंगूठा ना होना ये बहुत परेशानी वाली बात होती है। तो भले बच्चे को सिर्फ 3 उंगलियां रह जाए, पहली उंगली का जब अंगूठा बनता है तो वो सारी चीज़ें कामकाज कर पाते हैं। आपने कार्टून्स देखे होंगे, मिकी माउस है, तो मिकी माउस को कितनी उंगलियां हैं? 3 उंगलियां। वो हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। हमारा मस्तिष्क, हमारी आंखें जो है ये भेद नहीं कर पाते हैं कि 3 या 4 उंगलियां हैं। कई बार जब एक्सीडेंट में जैसे अगर इस उंगली को क्षति पहुंचती है और हमें उंगली हटानी पड़ती है तो ऐसे प्रकार से हम निकालते हैं कि सिर्फ 3 उंगलियां भी बच जाएं तो एकदम देखने से पता नहीं चलता है कि उस व्यक्ति को 3 ही उंगलियां हैं। तो ये बड़ा रोचक हिस्सा, रोचक ऐसी बात मैंने आपसे साझा की है। उंगलियां जुड़ी हुई हों तो उसको हम फिर एक दूसरे से हम अलग कर देते हैं फिर से, क्योंकि वो कामकाज ढंग से कर पाएं। अगर उंगलियों या हाथ में कोई टेढ़ापन हो तो उसको भी हम सीधा कर देते हैं। कभी कभार पैर में से उंगली को लेके, पैर की उंगली या अंगूठा लेके हम हाथ की उंगली बना देते हैं। इसको हम माइक्रो सर्जिकल ट्रांसफ़र कहते हैं। ये बहुत ही महीन, बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है। उंगली को अपनी नसों के और रक्त वाहिनियों के साथ पैर से उठा के हम हाथ में लगा के अंगूठा तैयार कर देते हैं, जिसको माइक्रोवैस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्जरीज होती हैं। इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है, कुछ ऑपरेशन जो है 10-12 घंटे भी चल जाते हैं। मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपके हाथ इतने सारे दुनिया भर के हाथों को बचाने में जुटे रहते हैं, आपके हाथों का इस्तेमाल बहुत होता है, उसके लिए आप खुद के लिए क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि सच बताएं तो पिछले कुछ दिनों से मुझे भी अपने हाथों में थोड़ी सी तकलीफ या दर्द शुरू हुआ है। लेकिन वर्जिश, कसरत या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रोज़ाना करना, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना, परंतु एक प्रकार से हम ये भी सोचते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं ये ईश्वर का एक वरदान है कि हम किसी की सेवा कर पा रहे हैं। तो उसमें इस प्रकार से जुट जाते हैं कि कई बार खुद की समस्या का हमें आभास या एहसास नहीं होता है, लेकिन याद से हम लोग जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ठीक तरह से बैठना, कई बार सर्जरी में एक ही जगह 10-10 घंटे बैठना पड़ता है। तो ऑपरेशन के बाद पता चलता है कि अरे पीठ में दर्द है, कंधे में दर्द है। तो अभी तक तो ईश्वर की कृपा से गाड़ी चल रही है।
फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, छोटे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल, जी, जी। क्योंकि जब भी देखती हूँ मैं, तो एक तो टेक्स्ट नेक जैसा कुछ उनको समस्या हो सकती है, या फिर कई घंटे अगर हम भी ज़्यादा समय मोबाइल हाथ में पकड़े तो समस्या हो जाती है। हाँ जी, हाथ को पता चलता है बिल्कुल, वो सिग्नल हम लेते हैं नहीं लेते हैं, वो बात अपना चॉइस का है। बिल्कुल। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये मेरे घर में भी मैं ये देखता हूँ। हम्म, आज की तारीख में मोबाइल का जो इस्तेमाल हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में, कामकाज में इतना गहरा हो गया है, इतना बढ़ गया है कि हम कोई भी चीज़ स्मार्टफ़ोन या मोबाइल के बिना कर ही नहीं पाते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि और कुछ भी भूल जाए, मोबाइल हम नहीं मोबाइल नहीं भूलते हैं, भूले। है ना? तो अब ख़ैर ये तो हमारे ज़िंदगी का सत्य और सच्चाई कि मोबाइल के बिना हम शायद ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल अब हमको तरीके से नहीं हम जी। नहीं जी पाएँगे। परंतु कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ जो है, वो अच्छी ही होती है, हम उसका इस्तेमाल शायद गलत हम्म, तरीके से करें। हम्म, तो शायद मैं बच्चों को यही आग्रह करूँगा कि देखिएगा, ज़िंदगी भर आपको मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, शायद आगे आगे चल के और भी टेक्नोलॉजी जो सुधारित आवृत्ति आपके हाथों में आ जाएगी, परंतु मोबाइल का इस्तेमाल जो है, ये आप जानें कि मोबाइल आपके लिए बना है, आप मोबाइल के लिए नहीं बने हो। हम्म, सोशल मीडिया पे बेफिजूल का आप समय बर्बाद ना करें। हर 2 मिनट में मेल्स चेक करना, मैसेजेस चेक करना, आप एक एक आप टाइम टेबल बनाएं कि भाई मैं इसी वक्त में सिर्फ 10 मिनट के लिए शायद अपने हम्म, मैसेजेस चेक करूंगा। दूसरों के मैसेजेस या दूसरों के जो पोस्ट होते हैं उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये अगर आप जान पाए तो मेरे ख्याल से उसी से आपका मोबाइल का इस्तेमाल कम हो जाएगा। एक बड़ा मज़ेदार वाकया मैंने सुना था हम्म, कि एवरीवन अपीयर्स हैप्पी ऑन फेसबुक, फेसबुक जी। everyone is very successful on LinkedIn, हम्म, everyone appears very beautiful on Instagram, हम्म, and everyone is very, kind of beautiful, very intelligent on Twitter. हम्म, तो ये एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी है, मोबाइल का इस्तेमाल आप कम करें। और ये मेरे ख्याल से मनोनिग्रह, या इसका मतलब है आप अपने ही इच्छा से, अपनी ही धारणा से कर पाएंगे। ये हम्म, किसी के कहने से, ना माँ बाप, ना मेरे, ना किसी और के कहने से कोई कर पाता है। हम्म। ये आप अगर निर्धार करें, आप संकल्प करें कि मैं अपने समय का इस्तेमाल जो है वो सही चीज़ों के लिए सही तरीके से करूँ, तो अपने आप शायद मोबाइल का इस्तेमाल कम हो जाए। यानी डॉक्टर साहब के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि कई सारे लोगों की, जिसे बहुत गंभीर से गंभीर समस्या हाथ की हो या उंगलियों की हो, इन्होंने उसको अच्छे से ठीक कर दिया है। मैं खुद भी आपसे, मैंने 2 बार तो ऑपरेशन मैंने खुद कराया है, छोटा प्रयास मोटा चल ही रहा सही। है। और डॉक्टर साहब के इतने पुरस्कार है कि इनका जो एक दूसरा क्लिनिक है वहां पर मैं जाती हूँ तो पूरी वॉल इनकी भरी हुई है इनके पुरस्कारों से। पुरस्कार आपके लिए क्या मायने रखता है, और मतलब जब मिल जाता है? जी, मेरे ख्याल से पुरस्कार जो है वो देने वालों की आंखों में आपका एक कौतुक है। हम्म, मैंने कभी काम पुरस्कारों के लिए नहीं किया है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से पुरस्कार आपके काम का एक बाय प्रोडक्ट है, हम्म, एंड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और ये औरों का बड़प्पन है कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि कोई पुरस्कार करें, मुझे पुरस्कृत करें। मैं नहीं समझता मैं अ, इतना काबिल हूँ या इतना बड़ा हूँ। ये बस औरों का आशीर्वाद है, औरों का बड़प्पन है, और मैं तहे दिल से कह रहा हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि जो काम कर रहे हैं उसका सही पुरस्कार तो ईश्वर ही देता है। और ये जब हम काम करते हैं, जब हमारे पेशेंट की आँखों में आनंद देखते हैं, जब हम उनको फिर से अपना काम-काज करते हुए देखते हैं, हम्म, बच्चों के इलाज के बाद उनके माँ-बाप की आँखों में आनंद देखते हैं, हम्म। इससे बड़ा और कोई पुरस्कार नहीं है। वो दीवारों पे नहीं लगाया जा जी सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। वो एक अनुभूति है। बस ईश्वर से यही अनुरोध, प्रार्थना है, आपसे अनुरोध है कि जब तक साँस चलती रहे, तब तक हाथ सेवा में जुटे रहें।
तो डॉक्टर अभिजीत वाहेगांवकर से हम बात कर रहे थे, लेकिन ये विषय इतना जटिल है और इतनी सारे इसके पहलू है कि जिसको एक साक्षात्कार में समेटना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक फाइनल वर्ड मैं आपसे हमारे दर्शकों के लिए लेना चाहूँगी, इसके अलावा कि लोगों को ये डॉक्टर के पास जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए और इलाज खुद ही गूगल पे जाके ढूंढ के ना करें, क्योंकि एक्सपर्टाइज होती है, लोगों को लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन खाने में भी क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी पूरी जो एक शरीर है वो कई सारी चीज़ें हैं जो इस पर असर करती है। जी। तो हमारे डाइट में भी वो क्या चीज़ें हो सकती है जिससे हमारा पूरा एक स्वास्थ्य है वो बना रहे, जिसमें और हाथ भी जिसमें शामिल है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाथ जो है, भले हम सोचें कि आपके आहार से कोई दिक्कत ना आती हो, परंतु फ़र्ज़ कीजिएगा किसी को डायबिटीज़ है। आज की तारीख में हिंदुस्तान डायबिटीज़ का कैपिटल बनने जा रहा है, हालांकि बन चुका है शायद। तो डायबिटीज़ में 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा असर होता है, नसों पर, किडनियों पर और दृष्टि पर। तो जाहिर है अगर किसी को डायबिटीज़ है तो आपके आहार पे आपका नियंत्रण होना, कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके हाथ की संवेदनशीलता या स्पर्श ज्ञान अगर कम हो जाए तो आपको दिक्कत तो होगी ही होगी। किसी को गठिया है, आमवात है, अगर आप हम जिसे कहते हैं वातवर्धक जो आहार जो है अगर वो टालें तो आपको ही फ़ायदा होगा। स्थूलता होना, या आप किसी एक जगह पे बैठ के ही काम कर रहे हो और आपकी ज़िंदगी में अगर एक्सरसाइज या शरीर को आप एक्सरसाइज नहीं दे पा रहे हो तो कैल्शियम का कम हो जाना जाहिर है और उसकी वजह से समस्याएं हो पाती हैं। तो ना केवल आहार, मेरे ख्याल से सर्व हम लोग अगर हम कहें कि होलिस्टिकली अगर हम देख पाएँ, हर चीज़ से हम अगर नज़रिए से देख पाएँ तो वर्जिश, आहार, सही हैबिट्स होना, या आपकी जो हैबिट्स होती हैं या हम जो बुरी आदतें उनसे दूर, जैसे कि स्मोकिंग ना करें, जैसे कि आप किसी भी जैसे शराब का सेवन ना करें। तो ये सारी जो बातें बहुत अहमियत की है। हम जैसे कहते हैं वी टेक थिंग्स टू मच फॉर ग्रांटेड अनलेस एंड अनटिल इट इज लॉस्ट। यस। सो वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, योर हेल्थ इज लॉस्ट, अ लॉट इज लॉस्ट, and you have to be very very careful in maintaining these issues. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिजीत कि आपने नवभारत से बात की और कई सारा एक जो ऐसा विषय कि जिस पर अमूमन लोग चर्चा भी नहीं करते, जिसकी तरफ गंभीरता से नहीं देखते, उसके बारे में आपने बताया। हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे और हमारे दर्शकों के फायदे के लिए आपसे कुछ न कुछ उन तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले मैं फिर से आपका आभारी हूँ कि आपने हैंड या हाथों की समस्याओं के बारे में ये पहल आपने शुरू की है। आपने जैसे सही कहा कि हम लोग घुटनों की समस्याओं के बारे में, हिप की समस्याओं के बारे में, या तो रीढ़ की हड्डी की समस्या के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसके बारे में जानकारी है, लेकिन आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं ये उनको बताने के लिए कि हाथों की भी समस्याएं होती हैं और उसको ट्रीट करने के लिए हाथ के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये जानना और उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आप एक मोबाइल ख़रीदते हो तो 50 रिव्यूज़ देखते हो, इसी प्रकार से ये ना कहें कि मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, गूगल पे या तो ऑनलाइन ढूंढिएगा, आपके आसपास ज़रूर कोई ना कोई हैंड स्पेशलिस्ट होगा, वहाँ तक आप पहुँचें। आप जैसे कमीज़ आप किराना माल की दुकान में जाके तो नहीं खरीदेंगे, उसी प्रकार से सही चीज़ के लिए सही व्यक्ति तक पहुंचना ये ज़रूरी है। तो मैं फिर से आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी, दर्शकों का मैं आभारी हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर ये आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको स्वस्थता और जीवन में आपको आबादी की शुभकामनाएं आपके प्रति मैं व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। तो दर्शकों, आपको इस श्रृंखला के जरिए हम ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ अच्छा बदलाव लाए, उस पर प्रभाव डाले। आज हम डॉक्टर अभिजीत से बात कर रहे थे।
इसी तरह से हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से आपको मिलाते रहेंगे। आप बस हमारी ये श्रृंखला देखिए। आपके कुछ सुझाव होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।